हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ ललित एंड आज की क्लास में हम करेंगे MCQ, जो हमने लास्ट क्लास में रेजिडेंस रूल एंड स्कोप ऑफ इनकम पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया और आप अच्छे से जब क्वेश्चंस आए उस वे में आप आंसर कर सको। एंड इससे आपका ये भी पता चलेगा अभी तक जो आपने रेजिडेंस रूल पढ़ा है कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आर यू एबल टू आंसर और नॉट, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन और टोटल इनकम वैरीज अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी, सिटीजनशिप ऑफ एसएससी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि जो टोटल इनकम जो होती है वो डिपेंड होती है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे, राइट। तो इसमें आपका क्या आंसर हुआ? ए। सेकेंड, द कंडीशन ऑफ 182 डेज और मोर शेल बी चेक्ड इन। जो कंडीशन हमने बात करी थी कि 182 डेज की चेक करते हैं, तो वो हम कौन से ईयर के लिए चेक करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेक श्योर आप अपना आंसर करेक्ट करें एंड देन यहाँ से वेरीफाई करें कि आप सही आंसर कर रहे हो या नहीं। सो यहाँ पे जब हम कंडीशन की बात करें 182 डेज की, तो कौन से ईयर में होती है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्योंकि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की हम आगे जो असेसमेंट ईयर जब उसका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब देखते हैं कि वो प्रीवियस ईयर में वो सिटी रेजिडेंट था या नहीं। सो इसका आंसर हो गया आपका अगेन ए। थर्ड क्वेश्चन है, HUF will become non-resident if, you can look at the questions। तो यहां पे अगर हम बात करें कि नॉन रेजिडेंट कब होगा, एक ही केस में हमने बात करी थी, when is control and management is wholly situated outside India, right। अगर पार्टली भी वो इंडिया में है तो वो क्या होगा? रेजिडेंट होगा। तो यहां पे हमारा हो गया कि when the whole control or the management is situated outside India then it will be a non-resident। तो मेक श्योर ये चीज अपने आप रिवीजन भी करते रहो साथ साथ, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इसमें है, इफ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एन इंडियन कंपनी इज होली आउटसाइड इंडिया देन कंपनी विल बिकम, नाउ रीड इट केयरफुली, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ इंडियन कंपनी इज होली आउटसाइड इंडिया देन कंपनी विल बिकम रेजिडेंट इन इंडिया। बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है कि वो इंडियन कंपनी, अगर वो इंडियन कंपनी है तो चाहे इफेक्टिव मैनेजमेंट बाहर हो, आउटसाइड इंडिया हो या इन द इंडिया हो, डजेंट मैटर, वो हमेशा क्या होगी? रेजिडेंट इन इंडिया, राइट। फोर्थ यहाँ पे है, एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया शेल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज। तो रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो कब होगा? जब वो सेटिस्फाई करेगा। अगर आप ऑप्शंस चूज करो तो इसमें क्या हमने पढ़ा था? बोथ एडिशनल कंडीशन। हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ी थी, 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक करनी चाहिए और उसके बाद जो एडिशनल कंडीशंस है वो दोनों ही सेटिस्फाई करेगा, देन ही सेड टू बी अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन, HUF which is resident in India shall be set to a ROR in India if। सो अगर HUF कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो रेजिडेंट है इंडिया में, उसको हम रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहेंगे? सो इफ यू रिमेंबर ये मेंशन भी करा था, तो यू सी उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो इन दैट केस जब जो करता है वो सेटिस्फाई करेगा एडिशनल कंडीशंस, जितनी भी जो एडिशनल कंडीशंस है वो दोनों सेटिस्फाई करेगा, देन इन दैट केस जो है HUF रेजिडेंट होगी और ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी। क्योंकि हम कर्ता की कंडीशंस देखते हैं कि कर्ता एज अ इंडिविजुअल वो सारी कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की होती है। नेक्स्ट, इनकम accruing from agriculture activity in foreign country is taxable in case of a SSC। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से इनकम फॉरेन कंट्री में यहाँ पे अर्न हुई है, राइट। इनकम अकर कहाँ पे हो रही है? फॉरेन कंट्री में, आउटसाइड इंडिया। जो बिजनेस है वो कहाँ पे कंट्रोल हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में जो एसएससी के इनकम जो होगी टैक्सेबल होगी वो सिर्फ होगी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। जो आपको याद हो हमने जब टेबल पढ़ी थी पूरी, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, तो उस केस में अगर इनकम अराइज और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो रही है, बिजनेस भी बाहर है,
तो सिर्फ रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है उस पे ही जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है फॉल होगा, राइट। फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल। एनी इनकम दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया will the incidence of that income will fall on all the above। तो नॉन रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, तीनों को ही उसका जो टैक्स है जो पे करना पड़ेगा उसकी टैक्सेबल इनकम में वो कैलकुलेट होगा, राइट। तो जब भी कोई भी इनकम रिसीव्ड हो रही है इंडिया में तो तीनों पे जो है इंसिडेंस जो है टैक्स का आता है। एन इंडिविजुअल बोर्न इन इंडिया लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस ऑन दिस डेट। He visited outside India for the first time. His residential status for the assessment year 2020 and 21 will be। तो यहाँ पे अब देखो उसने कब लीव करा इंडिया, दिस ईयर में, राइट। तो हमें देखना है 1 अप्रैल 2019 टू दिस डेट कितने साल वो रहा इंडिया में, कितने डेज रहा, सॉरी। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रैल में हो गया आपके 30 डेज, देन 31 डेज, मई के आपके जून 30 डेज, 31 एंड 31। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इट्स समवेयर अराउंड 90 एंड 132 224 डेज, यस। तो आपके ये हो गए ऑलमोस्ट 124 तो 214 डेज जो है वो इंडिया में रहा है। और हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, 182 डेज की। तो ये तो वो फुलफिल कर रहा है, तो मतलब वो रेजिडेंट है। अब हमें देखना है वो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। तो उसने फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर वो गया है, तो उससे पहले वो सारा टाइम इंडिया में था। तो इसका मतलब जो टू बेसिक कंडीशंस थी वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप वो बेसिक कंडीशन देखोगे तो क्या 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स में जो है प्रीवियस 10 ईयर्स में वो रेजिडेंट होना चाहिए और 730 डेज में वो इंडिया में रहना चाहिए। तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इन दिस केस ही इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम विच accrue or arise outside India from business control from India is taxable in case of। अब यहाँ पे जो इनकम है वो अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, और जो यहाँ पे रिसीव का क्वेश्चन लिखा, तो अगर कोई भी इनकम आउटसाइड इंडिया अराइज हो रही है लेकिन जो कंट्रोल है वो बिजनेस का यहां से हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, जो ROR है उस पे ही जो टैक्सेबल, उसकी ही टैक्सेबल इनकम में वो कैलकुलेट होगा, राइट। जो हमने पढ़ा था कि अगर इंडिया में वो अराइज नहीं हो रही है, बाहर हो रही है, लेकिन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तब भी जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है दैट विल फॉल ऑन द ROR। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स ऑफ 2 lakhs इज अर्न्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन USA which is controlled in India, half the profits being received in India, how much amount is taxable in India for non-resident individual। अब 2 लाख की है यहाँ पे और ये नॉन रेजिडेंट की बात करें, नॉन रेजिडेंट को सिर्फ इंडिया पे टैक्स बर्डन इंसिडेंस तभी फॉल होगा तब वो अराइज और रिसीव्ड हो रही है इंडिया में, राइट, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। तो यहाँ पे कितनी हाफ प्रॉफिट है रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में, तो इसका अगर हाफ कर दो तो 1 लाख रुपीज, सिर्फ इतना ही जो है नॉन रेजिडेंस की जो टैक्सेबल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ऐड होगा, ना कि 2 लाख, और नील भी इसलिए नहीं क्योंकि जो हाफ है इनकम वो इंडिया में रिसीव्ड हो रही है। तो कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव्ड हो रही है या अराइज हो रही है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, वो तीनों केस पे उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करें, फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, अगेन इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया देन अगेन इट इज taxable for all of the above, right। Next, the residential status of an SSC is determined for, जो residential status है SSC का वो हम जो फाइंड करते हैं वो किसके लिए करते हैं, पहले भी शायद क्वेश्चन आया होगा, रिपीट हो गया, for relevant previous year। A person of Indian origin means if parents or grandparents of person were born in India, तो person जो है इंडियन origin का कब होगा, जब उसकी जब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है
अगर वो बिफोर 1947 इंडिया में बॉर्न हुए हैं, राइट, पार्टीशन से पहले जब बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले अगर वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो जो पर्सन है, अगर उसके पेरेंट्स और ग्रैंड मदर्स बॉर्न हुए इंडिया में बिफोर 1947, तो दैट पर्सन इज कंसीडर टू बी इंडियन ओरिजिन। और इसका आप क्या हो गया, यूज का है, ये आया था। तो अगर आपको याद हो, जब हम कंडीशंस पढ़ रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो एक्सेप्शंस में था इंडियन ओरिजिन का। तो मेक श्योर वो चीजें आप सारी याद रखो। तो क्वेश्चन से ये है कि आप अपने सारे जो भी कॉन्सेप्ट अगर भूल रहे हो तो उसको जाके दोबारा रिवाइज करो आज। An Indian company is always resident in India irrespective of the fact to what extent its POEM, that is place of effective management, is situated in India. So अगर वो इंडियन कंपनी है तो doesn't matter उसका place of effective management क्या है, that is also always considered to be a resident in India. So it is a correct statement. Income deemed to accrue or arise in India is taxable. Again, if any income arise in India, then it is taxable in case of all the above, whether it is resident, ordinary resident, non-ordinary resident or non-resident. Income of 6 lakh from profession which is set up in India but controlled from USA, the income neither accrues in India nor received in India. तो इस केस में ना तो वो इंडिया में रिसीव्ड हो रही है ना अराइज हो रही है, और जो बिजनेस है, जो प्रोफेशन है, वो इंडिया में सेटअप है लेकिन कंट्रोल बाहर से हो रहा है। तो इस केस में भी जो हमारा टैक्सेबल होगी, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ ओनली रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो सेटअप है प्रोफेशन वो इंडिया में है। तो अगर आप प्रीवियस क्लास की जो स्लाइड्स में देखोगे, जो टेबल थी, तो उसमें ये मेंशन था, इफ द प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया then it is always applicable in case of resident and ordinary resident. Next, profits on the sale of building in India but received in Holland 20,000, pension from former employer in India received in Holland 14,000, and interest on UK development bonds जिसमें से 1/4 being received in India. So यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है कि रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट में तो तीनों ही यहाँ पे होंगे, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट तीनों यहाँ पे इसलिए ऐड है हर ऑप्शन में। सेकंड आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया में अराइज हो रही है तो 20,000 ये ऐड होगा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के भी, राइट। एंड इसके साथ अगर हम थर्ड हम बात करें, वो यहाँ पे भी पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इन इंडिया, तो एम्प्लॉयर मतलब अराइज इंडिया में हो रही है, तो यहाँ पे 14,000 भी दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि रिसीव्ड और अराइज दोनों है। फोर्थ में 1/4 ओनली रिसीव्ड इन इंडिया, यूके के जो डेवलपमेंट बॉन्ड्स है उनसे इंटरेस्ट हो रहा है, वहां पे सेटअप है बिजनेस, वहां पे अराइज हो रहा है, और 1/4 जो है रिसीव्ड हो रहा है। तो इसका अगर आप 1/4 निकालोगे डेट इज 5,000। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की और नॉन रेजिडेंट की, तो उस केस में यहाँ पे 5,000 हम ऐड कर देंगे तो ये आपका हो गया 20 + 14 + 5 दैट इज 39। तो 39 नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ही केस में एप्लीकेबल होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर वो रिसीव्ड कोई भी इंडिया में हो रही है तो वो नॉन रेजिडेंट को भी उस पर टैक्स जो है बर्डन फॉल होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट, income accruing or arising outside India but receiving directly into India are taxable in case of all the above. Any income that is receiving in directly into the India, जो received हो रही है इंडिया में, वो तीनों के लिए taxable होगी। Income accrued or received in Japan and is taxable in India in case of ROR। तो यहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप की बात नहीं कर रखी है। सो अगर कोई भी इनकम अगर रिसीव्ड और अराइज बाहर हो रही है तो ओनली रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ही वो जो है टैक्सेबल होगी। सो ये था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के एमसीक्यू। मेक श्योर जो आपने आंसर्स यहाँ पे दी है आपको पता चले कि आपको कितना आ रहा है, रिटेन कर पा रहे हो। अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया कैसे क्या आंसर है, सो यू कैन आस्क एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।